हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं असुर सीजन 2 को। इस वीडियो में मैं 5, 6, 7 और 8 एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा और ये सीजन 2 का फाइनल वीडियो है। इस वीडियो को समझने के लिए आपको मेरी पिछली वीडियोस को देखना होगा। उन वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत केसर के अतीत से होती है। हमें पता चलता है कि केसर का असली नाम मोहन अग्निहोत्री है। केसर की वाइफ की मौत मंत्री के कार से होती है। जब केसर मंत्री के खिलाफ केस करता है तो पुलिस उल्टा केसर को ही मारती पीटती है और उसे धमकी देती है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो शहर छोड़ के चला जाए। इतना सब होने के बाद केसर सुसाइड करने जाता है। तभी उसे शुभ का कॉल आता है। शुभ केसर को एक वीडियो दिखाता है जहां पर मंत्री और उसके लोग एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारे जाते हैं। इस घटना के बाद शुभ केसर से कहता है, आज से तुम्हारी मृत्यु मेरे पास गिरवी है। जब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो मैं ये तुम्हें लौटा दूंगा। उसके बाद मूवी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। एटीएफ रसूल के लैपटॉप को चेक करती है। लैपटॉप में उन्हें एक लोकेशन मिलती है। लोकेशन पर पहुंचने पर एटीएफ को रसूल का सीक्रेट ऑफिस मिलता है जहां से रसूल अपने सारे मिशन ऑपरेट कर रहा था। यह सब देखने के बाद निखिल नैना को बुलाता है क्योंकि वो साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट थी। नैना रसूल का कंप्यूटर चेक करती है तो उसे पता चलता है रसूल सारा डेटा किसी रिमोट एरिया में ट्रांसफर कर रहा है। नैना तुरंत डेटा ट्रांसफर स्टॉप कर देती है। निखिल नैना से पूछता है, क्या हम इस रिमोट एरिया की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। इस पर नैना कहती है, कर सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। फिर अचानक से कंप्यूटर में रसूल का कॉल आता है। कॉल पर डीजे भी होता है। रसूल निखिल से कहता है, अगर नुसरत को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे मेरा सिस्टम का रिमोट एक्सेस दे दो। मैं सारा डेटा ट्रांसफर कर दूंगा। उसके बाद तुम सारी हार्ड ड्राइव डिस्ट्रॉय कर देना। उसके बाद डीजे केसर को मुझे दे देगा और मैं नुसरत को तुम्हें सौंप दूंगा। डीजे रसूल की बात को मानने से साफ मना कर देता है। रिप्लाई में रसूल नुसरत के सर पे गन रख देता है और कहता है, अगर मेरे 10 गिनने पर मुझे रिमोट एक्सेस नहीं मिला तो मैं नुसरत को शूट कर दूंगा। इसके रिप्लाई में डीजे भी केसर के सर पर गन रख देता है और कहता है, अगर नुसरत को कुछ हुआ तो मैं केसर को शूट कर दूंगा। लेकिन रसूल के 10 गिनने से पहले ही नैना रसूल को सिस्टम का एक्सेस दे देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं शशांक निखिल, पॉल और डीजे से कहता है, एक बार हम रसूल तक पहुंच गए तो हम नुसरत को बचा सकते हैं, साथ ही हम रसूल को भी पकड़ सकते हैं। अगर इसके लिए हमें केसर को छोड़ना पड़ेगा तो हम उसे छोड़ देंगे। फिर हम नैना को देखते हैं जो कि रसूल के डेटा से नुसरत की लोकेशन को ट्रैक कर लेती है। वो लोकेशन निखिल को सेंड करती है। निखिल देखता है ये लोकेशन टेक्सटाइल प्लांट की होती है। निखिल एक टीम को लेकर टेक्सटाइल प्लांट पहुंचता है। दूसरी तरफ हम नुसरत को देखते हैं जहां पर कामनी उसे एक रिमोट देती है जिसमें 2 बटन थे, ब्लू और रेड। कामनी नुसरत से कहती है, तुम्हारे सामने 2 लोग हैं। पहली तुम्हारी बहन है जिसने 7 साल पहले दारू के नशे में फुटपाथ पर सोए लोगों पर गाड़ी चला दी थी जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। दूसरी तरफ एक शरीफ इंसान है, इसका नाम सोनाली राव है। इसे तुम जानती तक नहीं। आगे कामनी नुसरत से कहती है, अगर तुम ब्लू बटन दबाओगी तो सोनाली जिंदा बच जाएगी और तुम्हारी बहन शमा की मौत हो जाएगी, और अगर तुम रेड बटन दबाओगी तो शमा जिंदा बच जाएगी और सोनाली की मौत हो जाएगी। तुम्हारे पास 3 मिनट है। इस 3 मिनट में तुमने फैसला नहीं किया तो इन दोनों की मौत हो जाएगी। फाइनली इन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक लगना शुरू होता है। इसी दौरान नुसरत रेड बटन दबाती है जिससे उसकी बहन शमा जिंदा बच जाती है। तभी वहाँ पर एटीएफ के साथ निखिल भी पहुँच चुका होता है। वो कामनी को अरेस्ट कर लेता है लेकिन तब तक सोनाली की इलेक्ट्रिक शॉक से मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम पॉल और डीजे को देखते हैं। एटीएफ ने रसूल को चारों ओर से घेर लिया था। पॉल के प्लान के मुताबिक जैसे ही रसूल केसर से मिलेगा हम लोग तुरंत केसर, रसूल और डीजे को अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। रसूल जैसे ही केसर से मिलता है डीजे केसर को शूट करके मार देता है। केसर को मरता देख रसूल भी खुद को गोली मार लेता है। यह देखने के बाद पॉल को बहुत गुस्सा आता है। एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है। हम देखते हैं एक सोशल मीडिया ऐप स्पेल मोशन को किसी ने हैक कर लिया है। जब यह बात स्पेल मोशन की ऑनर मशैल को पता चलता है तो वो काफी परेशान हो जाती है। तभी उन्हें एक कॉल आता है। यह कॉल शुभ का होता है। यहाँ पर हम शुभ का चेहरा भी देखते हैं कि वो बड़ा होकर कैसा दिखता है। खैर,
शुभ मशैल को एक ऑफर देता है कि अगर तुम मुझे स्पेल मोशन का कांस्टेंट एक्सेस देते हो तो तुम अरबों रुपए कमा सकते हो। मशैल शुभ से कहती है कैसे। रिप्लाई में शुभ कहता है तुम लोगों का डेटा कलेक्ट करके उनकी पसंद नापसंद का अनुमान लगाते हो और उनकी ऑनलाइन बाइंग चॉइस को इन्फ्लुएंस करते हो, लेकिन पिछले 2 सालों से तुम इस काम में फेल हो रहे हो। बट मेरे पास एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसमें तुम इस काम में सक्सेसफुल हो सकते हो। रिप्लाई में मशैल पूछती है क्या तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। जवाब में शुभ कहता है मैं बस लोगों में परिवर्तन लाना चाहता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सीबीआई रसूल और केसर की मौत को दुनिया के सामने एक अलग तरीके से पेश करती है। शशांक मीडिया के सामने कहता है रसूल अपने कॉलीग की मौत की वजह से डिप्रेशन में था और इसी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। आगे शशांक कहता है केसर अभी भी फरार है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। इसके बाद हम शुभ को देखते हैं जो कि एक बच्चे को कहानी सुना रहा होता है। कहानी सुनने के बाद बच्चा शुभ से कहता है जब आप पुरानी कहानियां सुनाते हो तो वो अलग ही होती हैं, बाकी सब जगह सब कुछ अच्छा होता है। रिप्लाई में शुभ कहता है एक पीढ़ा का दृष्टिकोण है और एक श्रद्धा का। इतना कहने के बाद शुभ वहां से चला जाता है। उसके बाद हम पॉल और डीजे को देखते हैं जो कि आपस में बहस कर रहे होते हैं। डीजे शशांक से कहता है आज के नुकसान से ज्यादा कल के फायदे के बारे में सोचिए। हमने केसर और रसूल को मारकर शुभ के दोनों हाथ काट दिए हैं। अब हो न हो शुभ इन सब से पैनिक होकर कोई न कोई गलती जरूर करेगा। शशांक इन दोनों को शांत करते हैं और डीजे से कहते हैं एक्शन तो लिया जाएगा। अगर आज एक्शन लिया तो केसर की मौत के साथ साथ रसूल की मौत का भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। इसीलिए सब कुछ भूलकर सब लोग एक टीम की तरह काम करो। फिर हम कामनी को देखते हैं। पॉल कामनी से कहता है शुभ ने तुमसे झूठ बोला था कि तुम्हारी बेटी को किडनैप करके मार दिया गया है क्योंकि वो चाहता था कि तुम्हारे मन में समाज के खिलाफ कोई हमदर्दी ना हो और वो तुम्हें क्राइम के लिए यूज कर सके। असल में तुम्हारी बेटी जिंदा है। पॉल कामनी को उसकी बेटी और उसकी डीएनए रिपोर्ट दिखाता है। फिर कहानी का सीन शिफ्ट होता है। हम वृंदा को देखते हैं। वृंदा डीजे से कहती है मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे कुछ याद आया है। शुभ ने एक बार कहा था कि उसके प्रोफेसर एनसीएस कॉलेज से थे। डीजे तुरंत एनसीएस कॉलेज पहुंचता है। वहां पर डीजे को पता चलता है प्रोफेसर वेंकटेश राव एक ऐसा एआई सिस्टम बनाना चाहते थे जो ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, लेकिन कुछ समय बाद उनकी दिमागी हालत खराब हो गई और उन्होंने अपनी लैब को जला दिया। जब डीजे प्रोफेसर राव की जली हुई लैब देखते हैं तो उसे वहां पर कुछ बुक्स और कुछ सामान मिलता है। डीजे सारा सामान लेकर अपनी टीम के पास जाता है और उन्हें बताता है कि प्रोफेसर राव और शुभ साथ में मिलकर किसी एआई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। फिर अचानक से प्रोफेसर राव कहीं गायब हो गए। फिर हम नुसरत को देखते हैं जो कि उसके साथ हुई घटना से वो बहुत परेशान थी क्योंकि उसे लगता है उसकी वजह से किसी की जान चली गई। निखिल नुसरत को हौसला देता है और कहता है जो हुआ उसे भूल जाओ। इसी दौरान शुभ निखिल को कोऑर्डिनेट्स भेजता है। कोऑर्डिनेट्स को चेक करने पर इन्हें एक लोकेशन मिलती है। लोकेशन पर इन्हें अकबर मिर्जा नाम के एक जर्नलिस्ट की डेड बॉडी मिलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रोफेसर राव की बुक्स और सामान पर 2 फिंगरप्रिंट मिलते हैं। एक फिंगरप्रिंट डेटाबेस में मैच नहीं होता है। निखिल कहता है ये फिंगरप्रिंट शुभ का है। दूसरे फिंगरप्रिंट के 2 मैचेस मिले हैं। पहला फिंगरप्रिंट प्रोफेसर राव के साथ मैच हो जाता है। दूसरा फिंगरप्रिंट एक आदमी के साथ मैच होता है जिसकी डेड बॉडी पुलिस को 2016 में उत्तराखंड के जंगलों में मिली थी। डीजे कहता है शुभ और प्रोफेसर राव दोनों उत्तराखंड के जंगल में अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे और एक बार शुभ का काम हो गया उसने प्रोफेसर राव को मार दिया होगा। शशांक कहता है ऐसी जगह पर रहना तो दूर, पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। निखिल शशांक से कहता है हमें इस जगह पर जाना चाहिए, हो न हो शुभ यहीं से सब कुछ ऑपरेट कर रहा है। पॉल कहता है हम शुभ को बाद में भी पकड़ सकते हैं, पहले हमें यह अटैक रोकना है क्योंकि अश्वनी नक्षत्र में सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। शशांक कहता है पॉल बिल्कुल सही कह रहा है, पहले हमें इस अटैक को रोकना है।
फिर हम नैना को देखते हैं। उसे शालिनी के लैपटॉप में एक नंबर मिलता है जिससे शालिनी लगातार कांटेक्ट में थी। पॉल उस नंबर की लोकेशन ट्रैक करता है। उसे एक कंपनी का एड्रेस मिलता है। कंपनी में पहुंचते ही पॉल इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वहां पर उसे कुछ सर्वर मिलते हैं। नैना जब उन सर्वर को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि इस कंपनी का ऑनर अर्जुन भल्ला है। अर्जुन भल्ला एआई बॉट की मदद से स्टॉक मार्केट के शेयर्स को मैनिपुलेट कर रहा है। इसी वजह से पिछले 6 महीनों में अर्जुन भल्ला के स्टॉक प्राइसेस ने रिकॉर्ड हाई टच किया है। यह एक बहुत बड़ा स्कैम है जो अर्जुन भल्ला कर रहा है। पॉल निखिल से कहता है हमें अर्जुन भल्ला को अरेस्ट करना होगा। निखिल कहता है शेयर मार्केट में सबसे बड़ा शेयर अर्जुन भल्ला का है। अगर पब्लिक को इस स्कैम के बारे में पता चल गया तो लाखों करोड़ों लोग बर्बाद हो जाएंगे, बहुत बड़ा केओस हो जाएगा। इसीलिए अभी सही समय नहीं है अर्जुन भल्ला को अरेस्ट करने का। फिर हम देखते हैं एटीएफ को अकबर मिर्जा के घर में एक फाइल मिलती है जिसमें हरिवंश और उसके साथी रोहन का नाम होता है। उसके बाद पॉल हरिवंश से कहते हैं तुम्हारे साथी रोहन ने हमें सब कुछ बता दिया है, अब तुम्हारी बारी है। हरिवंश बताता है अर्जुन भल्ला ने फेक डॉक्यूमेंट दिखाकर एक बहुत बड़ा लोन लिया है जिसके बारे में हमें बाई चांस पता चल गया। हमने सोचा पैसे बनाने का सही मौका है। फिर हमने बैंक में अपने सीनियरों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर अचानक एक रात आप लोगों ने मुझे अरेस्ट कर लिया। रोहन को लगा कि हमारे सीनियरों ने मुझ पर हमला कर दिया है। ये सब देखने के बाद रोहन बहुत घबरा जाता है। इसीलिए वो इस फेक डॉक्यूमेंट वाली फाइल को आरबीआई में दे देता है। लेकिन जैसे ही आरबीआई गवर्नर इस फाइल को देखते हैं वो तुरंत रिजाइन दे देते हैं। यह सब देखने के बाद एटीएफ के लोग सोचते हैं इस सब से अश्वनी नक्षत्र के अटैक से क्या लेन देन है। दूसरी तरफ हम नैना को देखते हैं। उसे रसूल के लैपटॉप में उसके विक्टिम की पर्सनल लाइफ की बहुत सारी वीडियो मिलती हैं और साथ ही थ्रेड पॉसिबिलिटी कैलकुलेटर भी मिलता है। यह सब कुछ नैना निखिल और डीजे को दिखाती है कि शुभ के सिस्टम ने ये प्रिडिक्ट किया था कि डॉक्टर अभिलाषा चंद्रन से शुभ को प्रोबेबल थ्रेड लेवल 95% है, आदित्य जलान से 94%, मौलाना उमर सैयद से 94%, डीजे से 99% और निखिल से 98%। यहाँ पर डीजे और निखिल को यह पता चलता है कि शुभ धनिष्ठ नक्षत्र की वजह से लोगों को नहीं मार रहा था, बल्कि शुभ के सिस्टम ने यह प्रिडिक्ट किया था कि जो प्लान वो बना रहा है उसमें ये लोग खतरा बन सकते हैं। इसी वजह से शुभ इन्हें मार रहा था। आगे हम देखते हैं रसूल के लैपटॉप में हर बड़े छोटे आदमी की पर्सनल वीडियो होती है। इसी दौरान शशांक इन लोगों के पास आता है। वो कहता है टीवी ऑन करो। टीवी पर हम सब रसूल की एक वीडियो देखते हैं जहां पर रसूल कहता है अर्जुन भल्ला और आरबीआई गवर्नर ने मिलकर फॉर्चून बैंक के साथ 82,000 करोड़ का घोटाला किया है। जब ये बात सीबीआई तक पहुंची तो कई बड़े मिनिस्टर ने इसे दबाने की कोशिश की और असुर केस की आड़ में हर उस इंसान को मार दिया गया जिसने भी इस घोटाले को सामने लाने की कोशिश की, जैसे अकबर मिर्जा, केसर भारद्वाज और मैं। इस वीडियो के वायरल होते ही पूरे देश में दंगे फसाद होने लगते हैं। शेयर मार्केट क्रैश हो जाता है, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं और पूरे देश में क्राइम रेट बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है शुभ का अश्वनी नक्षत्र अटैक यही होता है। एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 को 7 साल पीछे दिखाया जाता है। शुभ और प्रोफेसर राव मिलकर एक ऐसा एआई सिस्टम बनाते हैं जो लोगों का बिहेवियर एनालिसिस करके उनका फ्यूचर बता सकता है और उसे मैनिपुलेट भी कर सकता है। खैर, शुभ प्रोफेसर राव से कहता है हमारा एआई सिस्टम पूरी तरह से तैयार हो चुका है, अब बस हमें लोगों के डेटा की जरूरत है जिससे हम उनके फ्यूचर का अनुमान लगा पाएं। प्रोफेसर राव शुभ से कहते हैं क्यों ना तुम इस मशीन में मेरा डेटा डालो, देखते हैं ये मेरे फ्यूचर के बारे में क्या कहता है। शुभ जब प्रोफेसर राव का फ्यूचर देखता है तो ये एआई सिस्टम प्रिडिक्ट करता है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद शुभ प्रोफेसर राव को मार देगा। प्रोफेसर राव इस प्रिडिक्शन को देखने के बाद इसे रबिश कहते हैं और वो शुभ से कहते हैं अभी हमें इस मशीन पर और काम करना है। आगे प्रोफेसर राव कहते हैं मैं इस मशीन को लोगों की भलाई के लिए बना रहा हूँ। इस मशीन की मदद से हम दुनिया में वॉर, केओस जैसी चीजों को रोक सकते हैं। रिप्लाई में शुभ कहता है मेरा लक्ष्य भी यही है लेकिन मार्ग अलग है। नैतिकता मेरे लिए दिखावे से अधिक कुछ नहीं है। मैंने एक नए विश्व की संकल्पना की है। इस मशीन की मदद से मैं उसे पूरा कर सकता हूँ।
अचानक से प्रोफेसर राव को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और उनके मुंह से खून निकलता है। वो शुभ से पूछते हैं इस कॉफी में क्या था। रिप्लाई में शुभ कहता है गुरु दक्षिणा। इतना सुनने के बाद प्रोफेसर राव की मौत हो जाती है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर पता चलता है कि प्रोफेसर राव के साथ मिलकर शुभ ने एक ऐसा एआई सिस्टम डेवलप किया है जिसकी मदद से वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है। इसी वजह से नैना को रसूल के लैपटॉप में हजारों लाखों लोगों की पर्सनल वीडियो और इंफॉर्मेशन मिलती है। शुभ इन सब लोगों का बिहेवियर एनालिसिस करके यह पता लगा रहा था कि उसके प्लान को किससे खतरा है। अब शुभ का प्लान ये था कि कैसे भी करके कलयुग को अपनी चरम सीमा तक पहुंचाना है ताकि कल्कि अवतरित हों और शुभ उन्हें मार सके। कल्कि अपनी चरम सीमा पर तभी पहुंचेगा जब बुराई का पूरी दुनिया पर राज होगा। यही कारण था कि जब भी शुभ का एआई सिस्टम उसके प्लान को प्रिडिक्ट करता था तो वो हमेशा अच्छे लोगों को शुभ के लिए खतरा दिखाता था, क्योंकि जब तक अच्छे लोग दुनिया में रहेंगे तब तक बुराई अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंचेगा। अब एक सवाल ये है कि शुभ को लोगों का डेटा कहां से मिल रहा था। तो आपको बता दूं स्पेल मोशन से। अगर आपको याद होगा कि शुभ ने एक बार स्पेल मोशन को हैक किया था और स्पेल मोशन के ऑनर के साथ एक डील भी की थी। स्पेल मोशन एक बहुत फेमस सोशल मीडिया ऐप है जिसे लगभग हर कोई यूज करता है। यहीं से शुभ लोगों का डेटा चुरा रहा है। खैर कहानी में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं देश की हालत बहुत खराब हो चुकी है। चारों ओर दंगे हो रहे हैं और लोग मर रहे हैं। दूसरी तरफ हम सीबीआई को देखते हैं जहां पर पॉल कहता है कि मैं इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूं, मैं जॉब से रिजाइन दे दूंगा। रिप्लाई में शशांक कहते हैं कोई रिजाइन नहीं देगा। बेशक हम शुभ से हार चुके हैं, हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन अब हमारी बारी है। उसके बाद हम देखते हैं होम सेक्रेटरी शशांक से इस सब का जवाब मांगती है। रिप्लाई में निखिल होम सेक्रेटरी को समझाता है हिस्ट्री में जब भी कोई सिविलाइजेशन कोलैप्स हुई है उसका एक ही पैटर्न रहा है, 5 स्टेज ऑफ एनार्की। फर्स्ट स्टेज डिनायल, स्टेट का रिस्क को अंडर एस्टिमेट करना। शुभ एक सीरियल किलर है और वो एक आतंकवादी है, ये समझना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। सेकंड स्टेज रियलाइजेशन, हमने अपने अग्रेसिव अप्रोच से उसे पकड़ने की कोशिश की जो कि उसी ने प्लान किया था। सालिनी, हरिवंश, अकबर मिर्जा और फाइनली अर्जुन भल्ला। थर्ड स्टेज नेगोशिएशन, नुसरत के केस में हमने उससे डील करने की कोशिश की थी लेकिन वो एक ट्रैप था। रसूल का मरना पहले से ही प्लान था, बस उसकी मौत का विलन हमें बना दिया गया ताकि लोगों का भरोसा हम पर से उठ जाए। फोर्थ स्टेज वॉर, जिसमें अभी हम हैं। लोग एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। दैट इज कम्प्लीटली केओस। रिप्लाई में होम सेक्रेटरी पूछते हैं फिफ्थ स्टेज क्या है। निखिल कहता है फिफ्थ स्टेज है एनार्की। यहाँ से या तो शुभ जीतेगा या फिर स्टेट। दोनों ही केस में हम एनार्की प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक एनार्किस्ट से लड़ते लड़ते स्टेट भी एनार्किस्ट हो जाती है। इसी दौरान पॉल को एक कॉल आता है। यह कॉल किडनैपर का रहता है। किडनैपर पॉल को बताते हैं उन्होंने 50 लोगों को एक कैफे में हॉस्टेज बना रखा है। अगर वो इन 50 लोगों को जिंदा देखना चाहता है तो जल्द से जल्द उनकी बात डीजे से करवाए। इतना कहने के बाद किडनैपर कॉल कट कर देता है। पुलिस चारों ओर से कैफे को घेर लेती है। फिर डीजे की बात किडनैपर से होती है। किडनैपर डीजे से कहते हैं अगर 3 घंटे में उन्हें अर्जुन भल्ला नहीं मिला तो वो एक एक करके हॉस्टेजेस को मारना शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ पॉल और निखिल अर्जुन भल्ला से बात करते हैं। वहाँ से इन्हें एक आईडी मिलती है। इसी आईडी से शुभ शालिनी को मैसेज किया करता था। फिर कामनी से पूछताछ होती है। कामनी भी इन्हें एक आईडी देती है जिससे उसे शुभ का मैसेज आता था। दूसरी तरफ नैना को ये पता चल जाता है कि शुभ स्पेल मोशन से लोगों की पर्सनल वीडियो और पर्सनल डिटेल निकाल रहा है। दूसरी तरफ हम कैफे में देखते हैं जहां पर डीजे किडनैपर से कहता है मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं अर्जुन भल्ला को दे सकता, मुझे होम मिनिस्ट्री को गारंटी देनी होगी कि सारे हॉस्टेजेस एकदम सेफ हैं। इसके लिए मेरा एक आदमी अंदर जाएगा और चेक करेगा कि सारे हॉस्टेजेस सेफ हैं। रिप्लाई में किडनैपर कहता है ओके, लेकिन ध्यान रहे अगर कोई होशियारी हुई तो अंजाम बुरा होगा। उसके बाद डीजे आनंद को किडनैपर के पास भेजता है। आनंद एक किडनैपर से उसके अतीत के बारे में बात करता है कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि वो इस तरह का इंसान बने। वो उसे एक अच्छा इंसान बनता हुआ देखना चाहते थे।
इसके अलावा आनंद और भी कई सारी बातें करता है और इन सब बातों को सुनने के बाद किडनैपर खुद को सरेंडर कर देता है। लेकिन एक किडनैपर आनंद पर गोलियां चला देता है, बट एक भी गोली आनंद को नहीं लगती है। ये सब देखने के बाद सभी किडनैपर आनंद को चमत्कारी बच्चा समझने लगते हैं और खुद को सरेंडर कर देते हैं। इस घटना के बाद आनंद मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत पॉपुलर हो रहा होता है। हर जगह उसी की बात हो रही होती है। लोग आनंद को कल की अवतार मान रहे होते हैं। यह सब शुभ भी देखता है। उसके बाद डीजे एक सीक्रेट रिवील करता है। हमें पता चलता है कि आनंद कोई चमत्कारी बच्चा नहीं है, यह सब डीजे का प्लान होता है। आपने देखा होगा कि आनंद टेंपल में एक आदमी की जान बचाता है, एक गायब बच्चे को ढूंढ निकालता है, बस को रोककर कुछ लोगों की जान बचाता है और कैफे में हुई घटना, ये सब कुछ डीजे का बनाया प्लान था, सिर्फ आनंद को फेमस करने के लिए। डीजे चाहता है कि दुनिया को ऐसा लगे कि आनंद ही कल की अवतार है। यह सब देखने के बाद शुभ पैनिक करेगा और कोई ना कोई गलती जरूर करेगा, लेकिन डीजे के इस प्लान से निखिल खुश नहीं रहता है। दूसरी तरफ हम नैना को देखते हैं जो कि यह कहती है कि शुभ स्पेल मोशन की मदद से लोगों के सीक्रेट रिवील कर रहा है, जिसकी वजह से लोग आपस में लड़ रहे हैं। साथ ही शुभ फेक वीडियोस, हेट स्पीचेस को लोगों के बीच फैला रहा है, जिससे लोगों के बीच नफरत और बढ़ रही है। निखिल कहता है कली का मोटिव यही है कि आम आदमी के बीच रहकर उनसे पाप करवाना। अचानक से शुभ डीजे को कॉल करता है और कहता है तुम्हारे झूठे अवतार से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रिप्लाई में डीजे शुभ से कहता है अगर तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता तो तू मुझे कॉल नहीं करता। इसके रिप्लाई में शुभ डीजे से कहता है कल दोपहर 2 बजे दुनिया के सामने तुम्हारे अवतार और मेरे बीच चर्चा होगी। इस चर्चा के अंत तक तुम्हारे झूठे अवतार का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। आगे शुभ कहता है अगर तुम्हारा अवतार चर्चा में नहीं आया तो हजारों लाखों लोगों की जान जाएगी। इतना कहने के बाद शुभ कॉल कट कर देता है और एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत प्रेजेंट से होती है। हम देखते हैं शुभ अपने दादा से कई साल बाद मिलता है। शुभ के दादा शुभ से खुश नहीं है क्योंकि उन्हें पता है शुभ क्या कर रहा है। आगे वो कहते हैं आखिर तुमने अपने पिता को सही साबित कर दिया, वो जो कहते थे तुम वही बन गए हो। रिप्लाई में शुभ अपने दादा से कहता है इस पूरी दुनिया में एक आप ही थे जिन्होंने मुझे प्यार दिया, इस एहसान के बदले में मैं आपको मुक्ति दूंगा। इतना कहने के बाद शुभ अपने दादा को मार देता है। उसके बाद हम नुसरत और निखिल को देखते हैं जो कि शुभ को ढूंढने के लिए उत्तराखंड के जंगलों की ओर जाते हैं। दूसरी तरफ हम डीजे और आनंद को देखते हैं। कुछ ही देर में आनंद की डिबेट शुभ के साथ शुरू होने वाली होती है। उसके बाद हम फिर से नुसरत और निखिल को देखते हैं। ये दोनों उसी जगह जाते हैं जहाँ पर प्रोफेसर राव की डेड बॉडी मिली थी। निखिल लोकल पुलिस से प्रोफेसर राव की ऑटोप्सी रिपोर्ट मंगवाता है। वहीं दूसरी तरफ शुभ और आनंद की डिबेट शुरू होती है। इस डिबेट को टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा होता है। इन दोनों की डिबेट बहुत देर तक चलती है। आखिर में शुभ कहता है सड़कों पर बच्चे भूख से मर जाते हैं, भ्रष्टाचारी धर्म स्थान पर सोने चांदी के उपहार चढ़ाकर पापों से मुक्त हो जाता है, क्या यही है तुम्हारी न्याय व्यवस्था? रिप्लाई में आनंद कहता है दुनिया वैसी ही है जैसी हम उसे देखना चाहते हैं, सुंदरता दृष्टिकोण में होती है, दुनिया में नहीं। इसी दौरान पॉल को एक मैसेज आता है। मैसेज को देखने के बाद पॉल बाहर जाता है। वहाँ पर पॉल को एक पार्सल मिलता है जो कि आनंद के लिए होता है। पॉल इसे डीजे को दिखाता है। डीजे देखता है पार्सल में एक रिमोट होता है जिसमें 2 बटन होते हैं। शुभ आनंद से कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक उपहार भेजा है, डीजे मेरे उपहार को आनंद तक पहुंचा दो ताकि पूरी दुनिया देख पाए कि उनका अवतार एक झूठ है जो अपने शब्दों से लोगों को प्रभावित तो कर सकता है लेकिन उनकी जान नहीं बचा सकता है। आगे शुभ कहता है हजारों लाखों लोगों के प्राणों पर संकट छाया है, तुम्हें चुनाव करना है किसे बचाना है, उन्हें जो भगवान में नहीं मानते हैं या फिर उन्हें जो भगवान में मानते हैं। रिमोट में नीला बटन भगवान को मानने वालों के लिए है और सफेद बटन भगवान को ना मानने वालों के लिए है। शुभ कहता है अगर तुमने सूर्यास्त तक चुनाव नहीं किया तो दोनों मारे जाएंगे। अब देखते हैं तुम्हारा भगवान भेदभाव करता है या फिर नहीं। आखिर में शुभ डीजे से कहता है जगह खाली मत करवाना,
नहीं तो सब मारे जाएंगे। इतना कहने के बाद शुभ चला जाता है। डीजे कहता है हम चाहे कुछ भी चुने, हार तो हमारी ही होनी है, लेकिन आज यहाँ पर मैं कोई खेल नहीं होने दूंगा। इतना कहने के बाद डीजे रिमोट को तोड़ देता है। दूसरी तरफ हम नुसरत और निखिल को देखते हैं, जो कि प्रोफेसर राव की ऑटोप्सी रिपोर्ट को देखते हैं। इन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर राव की मौत जहर से हुई है। उसके बाद नुसरत और निखिल आसपास के गांव में जाते हैं। वहां पर ये दोनों लोगों को शुभ की फोटो दिखाते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। अगर आपको याद हो तो सीजन 1 में डीजे ने शुभ की बचपन की फोटो नुसरत को दी थी एज प्रोग्रेशन के लिए। उसी फोटो की मदद से ये दोनों शुभ को ढूंढ रहे होते हैं। खैर, आगे हम देखते हैं नैना को शुभ के सर्वर से कुछ सनफ्लावर मिलते हैं। इन्हें चेक करने पर कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। नैना जब कोऑर्डिनेट्स को चेक करती है तो उसे 2 लोकेशन मिलती है। पहली लोकेशन मुक्ति घाट की होती है, जो कि वाराणसी में है। आज मुक्ति घाट में शुभ का अभिषेक होने वाला है, जहां पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद होंगे। और दूसरी लोकेशन इंदिरा नगर की रहती है, जो कि दिल्ली में है। पॉल बताता है वहां पर एक इंटरनेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस है, दुनिया भर से साइंटिस्ट वहां पर आएंगे। डीजे कहता है पहली लोकेशन मुक्ति घाट की है, यानी वो लोग जो भगवान पर विश्वास रखते हैं। दूसरी लोकेशन इंटरनेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस की है, वहां पर साइंटिस्ट हैं जो कि भगवान पर विश्वास नहीं रखते हैं। इसका मतलब आज शाम को शुभ इन दोनों जगहों पर अटैक करने वाला है। शशांक कहता है हमें इन दोनों जगहों को जल्द से जल्द खाली करवाना होगा। रिप्लाई में डीजे कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर हमने इन दोनों जगहों को खाली करवाने की कोशिश की तो शुभ की क्लियर वार्निंग है, वो इसके बदले में लाखों लोगों को टारगेट कर सकता है। आगे डीजे कहता है हमें ये रिस्क लेना होगा। उसके बाद हम देखते हैं डीजे आनंद के साथ रहता है मुक्ति घाट पर, जहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है। दूसरी तरफ पॉल साइंस कॉन्फ्रेंस में रहता है, वहां भी बहुत सिक्योरिटी रहती है। दोनों ही लोकेशन पर एटीएफ और पुलिस अच्छे से चेक करती है, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है। फिर हम नुसरत और निखिल को देखते हैं, जहां पर इन्हें वही बच्चा मिलता है जो शुभ से अक्सर बातें किया करता था। वो शुभ की फोटो को पहचान जाता है और उन्हें शुभ की लोकेशन बता देता है। फिर हम मुक्ति घाट में देखते हैं, वहां पर शुभ टीवी को हैक करता है और कहता है सूर्यास्त में मात्र 30 मिनट बचे हैं और आपके अवतार में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। पर मैं आप लोगों के ईश्वर की तरह निर्दयी नहीं हूँ। मैं आपके अवतार की विफलता का दंड आप लोगों को नहीं देना चाहता हूं। आज पूरी दुनिया आपके अवतार का सच देख चुकी है। अब चुनाव करने का समय आपका है और यह चुनाव ही आपके जीवन और मौत का फैसला करेगा। अगर आप लोगों को जिंदा रहना है तो आपको अपने अवतार की बलि देनी होगी। आप लोगों के पास सिर्फ 30 मिनट है। इतना कहने के बाद शुभ वहां से चला जाता है। शुभ की ये बात सुनने के बाद मृत्यु घाट से लेकर मीडिया तक अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। कुछ लोग शुभ को मार देने की बात करते हैं तो कुछ लोग उसे बचाने की। धीरे धीरे मृत्यु घाट का माहौल खराब होने लगता है और वहां पर भगदड़ मचने लगती है। तभी आनंद लोगों को एड्रेस करता है और कहता है अगर आपको लगता है मेरे मृत्यु से आपके प्राण बच जाएंगे तो मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ, पर छल हो रहा है आपके साथ। उसकी जीत मेरे मरने से या आपके मारने से नहीं है, उसकी जीत आपके अपने अंधकार को स्वीकार करने में है। एक बार आपके नैतिकता का पतन हो गया फिर आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रह जाएगा। आगे आनंद कहता है खुद पर भरोसा रखिए और अपने रास्ते पर निर्भय होकर चलिए, उसी में उसकी हार है। आनंद की ये बात सुनने के बाद लोग शांत हो जाते हैं। फिर हम नुसरत और निखिल को देखते हैं जो कि शुभ के बेस तक पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पर ये दोनों शुभ का सुपर कंप्यूटर देखते हैं। तभी शुभ निखिल से कहता है मुझे तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। आज इस संसार का आखिरी सूर्यास्त है, कल का सूर्य उदय कल ही का होगा, लेकिन तुम उसे नहीं देख पाओगे। आगे शुभ कहता है अगर तुमने पावर सप्लाई को कट किया या फिर मशीन के साथ छेड़छाड़ की
तो दोनों बॉम्ब उसी समय फट जाएंगे और इन सब की मौत के जिम्मेदार तुम होगे। कहानी का सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं डीजे को कुछ स्पीकर से मैग्नेटिक इंटरफेरेंस होती है। जब डीजे उन स्पीकर्स को चेक करता है तो पता चलता है इन स्पीकर्स में सोनिक बॉम्ब है। दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं। पॉल को ऑडिटोरियम में कुछ स्पीकर्स मिलते हैं जिन्हें चेक करने पर उनमें भी सोनिक बॉम्ब मिलता है। पॉल अपने आदमी से कहता है इन स्पीकर्स को यहाँ से हटाना होगा, लेकिन पॉल को पता चलता है इन स्पीकर्स को डिफ्यूज करना इम्पॉसिबल है। अगर 1 इंच भी इन स्पीकर्स को हिलाया तो ये तुरंत ही ट्रिगर हो जाएंगे। डीजे रणविजय से कहता है इन स्पीकर्स की पावर सप्लाई कट कर दो। रणविजय पावर सप्लाई कट करता है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सिर्फ 3 मिनट बचे हैं सूर्यास्त होने में। यह सब देखने के बाद एक बार फिर लोगों में भगदड़ मच जाती है। फिर हम नुसरत और निखिल को देखते हैं। शुभ घर के अंदर एक गैस रिलीज करता है जिससे इन दोनों का दम घुटने लगता है। इसी दौरान शुभ नुसरत से कहता है मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। रिप्लाई में नुसरत शुभ से कहती है तुम असुर हो। प्यार, इंसानियत, कंपैशन क्या होता है उसे जानने के लिए फीलिंग चाहिए जो तुम में नहीं है। अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं सूर्यास्त होने में। पॉल डीजे से कहता है जो करना है तुम्हें ही करना होगा। अगर एक बार ये सोनिक बॉम्ब ट्रिगर हो गया तो इसकी आवाज से लोगों के कान के पर्दे फट जाएंगे और ब्रेन डैमेज से उनकी मौत हो जाएगी। फिर हम नैना को देखते हैं जो कि शुभ के सर्वर से सोनिक बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करती है। इसी दौरान पॉल डीजे से कहता है तुम्हें आनंद को मारना होगा ताकि हजारों लोगों की जान बच सके। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। माहौल को देखते हुए डीजे अपनी पिस्तौल आनंद की ओर करता है। यह देखने के बाद आनंद अपनी आंख बंद कर लेता है। दूसरी तरफ नैना शुभ के कंप्यूटर को हैक कर लेती है और निखिल से कहती है मैंने अपना काम कर दिया है, यहाँ से आगे तुम्हें करना होगा। नैना निखिल को गाइड करती है और फाइनली निखिल को डिफ्यूज बटन मिल जाता है। निखिल डीजे से कहता है मैं बॉम्ब को डिफ्यूज करने वाला हूँ, लेकिन डीजे उसे ऐसा करने से रोक देता है। डीजे निखिल से कहता है बॉम्ब के ट्रिगर होने के बाद 10 सेकंड तक किसी को कुछ नहीं होगा, जब तक मैं ना बोलूं बॉम्ब को डिफ्यूज मत करना। रिप्लाई में निखिल कहता है ठीक है। फिर अचानक से बॉम्ब ट्रिगर होता है और सब लोग उसकी आवाज से तड़पने लगते हैं। इसी दौरान डीजे शुभ को देखता है और उस पर गोली चला देता है। डीजे की गोली से शुभ घायल हो जाता है। फिर डीजे निखिल से बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए कहता है और फाइनली निखिल बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है। फिर डीजे शुभ के पास जाता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। उसके बाद कहानी को 1 महीने बाद दिखाया जाता है जहां पर निखिल नैना को डिवोर्स देता है। उसके बाद निखिल शुभ से मिलने जाता है। शुभ एक बार फिर निखिल को एक कहानी सुनाता है। कली के साथ महायुद्ध में कल्कि और धर्मराज को यह समझ में आया कि कली को हराना संभव नहीं है। कली के पास 2 महाशक्तिशाली सेनापति हैं, कोका और विकोका। उन दोनों को ब्रह्मादेव से वरदान प्राप्त था कि जब तक वो दोनों साथ रहेंगे ना कोई उन्हें हरा सकता है और ना ही मार सकता है। तब कपट रचा गया और दोनों को अलग किया गया और उन दोनों का अंत हुआ। अब कली की हार निश्चित थी, लेकिन धर्मराज विजय से खुश नहीं हुए। उन्होंने कली के पूरे परिवार को मार दिया ताकि कली वंश पूरी तरह से समाप्त हो जाए। लेकिन वो नहीं जानते थे कि कली उस शरीर में था ही नहीं। कली अपने शरीर को त्याग कर एक नए शरीर में प्रवेश कर चुका था। उसने अपने नए स्वरूप में यह प्रतिज्ञा ली कि वो कभी भी एक शरीर तक सीमित नहीं रहेगा। कली के लिए हर एक अंत एक नई शुरुआत है, इसीलिए कली अनंत है। यह कहानी सुनने के बाद निखिल कहता है मैं जा रहा हूँ कहीं दूर, बस एक आखिरी बार तुमसे मिलने आया था। निखिल शुभ से हाथ मिलाता है और कहता है रिया को सॉरी बोलना। अचानक से शुभ तड़पने लगता है और खून की उल्टी करता है। कुछ देर बाद शुभ की मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं निखिल ने अपने हाथ पर ग्लव्स पहन रखा था। हो ना हो निखिल के ग्लव्स में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से शुभ की मौत हो गई। फाइनली हम डीजे को देखते हैं जो वृंदा से मिलने जाता है। डीजे वृंदा को उसके घर में ढूंढता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती है। अचानक से डीजे को वृंदा के घर में कुछ डिमोनिक पेंटिंग मिलती है। इन पेंटिंग को देखने के बाद डीजे शॉक हो जाता है और एपिसोड 8 के साथ साथ सीजन 2 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके मन में एक डाउट होगा कि क्या शुभ जिंदा है
तो इसका जवाब है नहीं, शुभ मर चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि असुर मर चुका है। शुभ ने निखिल को बताया था कि बुराई शरीर बदलती है। इसका मतलब ये है कि शुभ की जगह अब कोई और दुनिया में बुराई फैलाएगा। जैसा कि हमने देखा था, जब डीजे वृंदा के घर पहुंचता है तो वहां पर उसे वही डिमोनिक पेंटिंग मिलती है जो शुभ बनाया करता था। हो ना हो अब शुभ का काम वृंदा करेगी, यानी खतरा अभी भी है। इसका मतलब आगे हमें असुर का सीजन 3 भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।